they are looking to exit this their entire stake, and which can trigger an open offer. That was a source based story जो जी बिजनेस ने की थी एक्सक्लूसिव. मैं ये सवाल विजय चोपड़ा जी से पूछना चाहूंगा कि आपका क्या आउटलुक है राकेश जी के ग्लोबल ऑफशोर स्टॉक्स में. देखिए अभी करीब 650 का भाव इसका चल रहा है और मुझे लगता है कि जिस तरह से स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद इसने स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाया है कंपनी और नो डाउट ग्लोबल इंटरेस्ट भी रहा काफी फंड्स का और ओपन ऑफर यदि आता है मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि मोमेंटरी करेक्शन हो बट इन द लॉन्ग रन अगर मैं देखूं तो 700 का स्तर इसमें देखने को मिल सकता है अगर कोई थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए इसमें निवेशित रहे तो प्रोबेबली देखिए जब कोई बड़ा फंड एग्जिट करता है अपनी पोजीशन तो थोड़ा सा इसमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो मगर somebody wants to stay invested मुझे लगता है कि रह सकते हैं 6 से 8 महीने तक के लिए. तो अगले 6 से 8 महीने के लिए इन्वेस्टर रह सकते हैं ग्लोबल ऑफशोर में और जिस फंड के एग्जिट करने के बाद यहाँ पर कर रहे थे मनोज में एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि पॉसिबिलिटीज इस तरह की हैं जो सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है. इनफैक्ट मनोज ने ही वो खबर दी थी कि प्रीमियम प्राइस पर एग्जिट हो सकता है प्रोबेबली 800 या फिर 900. इसीलिए हमने जब ये खबर दी थी तो एक स्ट्रॉन्ग सर्च भी स्टॉक में आया था. अभी भी 650 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है. चलिए अगले कॉलर से बातचीत करेंगे. बसंत यादव हमारे साथ हैं फोन लाइन पर दिल्ली से. बसंत जी नमस्कार. नमस्कार मैडम जी सवाल पूछिए. जी मेरे पास आरसीएफ 500 शेयर है 70 रुपए 30 पैसे के. उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए जी? आपने परचेजिंग प्राइस क्या बताया? 70 रुपए. 70 रुपए 30 पैसे. कितना समय और देंगे? अभी मैडम करीब 2 महीना. ठीक है आपको दिलवा देते हैं. हालांकि कल खबर भी आई थी कि अगले साल के लिए जो विनिवेश योजना है सरकार की उसमें 9 कंपनियां शामिल हैं. आरसीएफ का भी जिक्र किया गया था लेकिन लोकेश तकनीकी रूप पर आप आरसीएफ को कैसा देख रहे हैं? 70 रुपए 30 पैसे पर इन्होंने खरीदा हुआ है. 2-3 महीने का समय और दे सकते हैं. देखिए दीपाली जी अगर हम आरसीएफ के चार्ट्स को चेक करते हैं 51 के आसपास इसमें बेस फॉर्मेशन हुआ है. उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया टच्ड हाई अराउंड 72 रुपीज एंड बिकॉज द करंट मार्केट कंडीशन इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ 67 रुपीज 50 पैसे. इसमें जो रिट्रेसमेंट है इसके जो प्रेशर फेस कर रहा है वो 69 के लेवल्स के आसपास ही फेस कर रहा है जहां पे इन्होंने बाय किया है. 69 को क्रॉस करने के बाद इस आरसीएफ में आपको 75 और 78 लक्ष्य ऊपर की तरफ देखा जा सकता है. फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए कीपिंग अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 64. 2014 के हाईलाइटेड स्टॉक्स पे हम नजर देंगे. फिनोलेक्स केबल और सोनाटा सॉफ्टवेयर ये स्टॉक्स अंचल ने अभी कुछ ही देर पहले हाईलाइट किए थे. विजय फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट से हाउ डू यू सी दी स्टॉक्स परफॉर्मिंग? देखिए फिनोलेक्स केबल्स की बात जहां तक मैं करूं अच्छी कंजम्पशन स्टोरी है और मैंने करीब एक साल में ट्रैक किया है करीब 80-90 के स्तर से आज ये जहां पर ट्रेड कर रहा है करीब 260 रुपए के भाव पे. मुझे लगता है फिनोमिनल इसने अपमूव किया है. अभी भी मुझे लगता है इसमें अपमूव बाकी है. 300 का स्तर मेरा पर्सनल टारगेट है. इसमें जरूर आना चाहिए अगर कोई मध्यम अवधि में इसमें होल्ड करके रखता है तो डेफिनेटली अभी भी अपमूव इसमें बाकी है. दूसरा आपने जो स्टॉक बोला सोनाटा सॉफ्टवेयर अगर हम आईटी इंडस्ट्री को देखें अगर डॉलर मजबूत रहता है तो मुझे हिसाब से कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी. मगर मैं एक और बात बोलता हूं कि सोनाटा से बेहतर ऑप्शंस कुछ अवेलेबल है. अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पे बाहर आए. मेरे ख्याल से हेक्सावेयर एक बहुत अच्छी कंपनी है और उसमें आप निवेशित रह सकते हैं. टेक महिंद्रा मुझे बहुत अच्छा लगता है और किसी भी गिरावट में आप टीसीएस भी लेके चल सकते हैं. तो ज्यादा बेहतर होता है कि आप जो इंडस्ट्री लीडर है उसके साथ रहें तो उसमें ज्यादा बेनिफिट होता है. जी चलिए राय आपको दी जा चुकी है. इनफैक्ट एक और स्टॉक जो बताया जिसका वो है आयशर मोटर्स. लोकेश इसमें कोई शक नहीं है कि आयशर मोटर्स परफॉर्मेंस नो डाउट काफी स्ट्रांग रही है 2014 में और एक्सपर्ट लॉबी जो है जो मेजॉरिटी मानते हैं कि 2015 में भी ये स्टॉक हिट रहने वाला है. आप क्या कहेंगे? पाल जी वेरी राइटली सेड. आयशर मोटर के चार्ट देखने के बाद ऐसा लगता है लाइक अ डीम स्टॉक फॉर इन्वेस्टर्स. तो इसने 300 रुपए के बाद चलना शुरू किया तो ऑलमोस्ट ये 15,000 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता है. इसके जो मल्टी ईयर चार्ट्स दिखा रहे हैं वहां पे दिखा रहा है कि बहुत सॉलिड ब्रेकआउट है विद प्राइस वॉल्यूम और जो फर्दर अपडेट देखी जा सकती है वो 20,000 प्लस के लेवल्स के लिए देखी जा सकती है. तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो पोजीशंस को होल्ड कीजिए और अगर आपको हल्की फुल्की कोई करेक्शन मिलती है वहां पे बाय कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 20,000 प्लस. जी तो होल्ड कर सकते हैं आयशर मोटर्स. 20,000 प्लस तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं मानना है लोकेश का. लेकिन तो उन स्टॉक्स की बात है जिन्होंने स्ट्रॉन्ग सर्च दिया है 2014 में और 2015 के लिए भी फिट नजर आ रहे हैं.
लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट आइडियाज क्या हो सकते हैं 2015 के लिए, जान लेते हैं दोनों ही जानकार। विजय, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। 2015 का आगाज होने वाला है, अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करनी हो तो 2 टॉप इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपकी ओर से क्या होंगे? देखिए, मैं मदरसन सुमी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, बहुत स्ट्रांग सर्ज इस कंपनी में देखने को मिला, बहुत स्ट्रांग एक्विजिशंस किए हैं इन्होंने, बैलेंस शीट बहुत स्टेबल है और जिस तरह से कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर परफॉर्मेंस है वो भी एक बहुत ही शानदार रहा है। करीब करीब 440-45 के स्तर पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि कंफर्टेबली 500-515 का स्तर टच करेगा, तो इस स्टॉक में आप किसी भी गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा जो मुझे स्टॉक बहुत अच्छा लगता है वो है कैस्ट्रॉल, जो करीब करीब 490 के स्तर पे अभी ट्रेड कर रहा है। जब भी क्रूड गिरता है तो जो भी कंपनीज है जिनका रॉ मटेरियल क्रूड है उनको बहुत बेनिफिट पहुंचता है। तो मुझे लगता है कैस्ट्रॉल जो हमारे देश की बहुत स्ट्रांग कंजम्पशन स्टोरी है, 490 के स्तर के आसपास आप इसमें एंटर कर सकते हैं और 550 560 का इसमें टारगेट हम लेके चल सकते हैं। लोकेश, 2015 का के लिए आपका टॉप पिक्स क्या है? मनोज जी, हमारी पहली रिकमेंडेशन रहेगी आईडीबीआई बैंक में। जैसे भी हमने मैनेजमेंट को सुना कि दे आर स्टेक सेल आल्सो एंड दे हैव इन्फ्यूजन ऑफ द कैपिटल एंड द स्टॉक कैन डू वेल इन द फ्यूचर एज वेल। उसी तरह हम टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी करते हैं, यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि स्टॉक में आने वाले टाइम में ब्रेकआउट देखा जा सकता है, बिकॉज न्यूज इज ऑल्सो देयर एंड चार्ट्स भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आईडीबीआई बैंक फॉर टारगेट ऑफ 120 रुपीज फ्रॉम द करंट लेवल्स, कीपिंग अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 52। और जो सेकंड रिकमेंडेशन रहेगी वो एचएसआईएल की रहेगी। एचएसआईएल एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत अच्छा ब्रेक आया था, हमने डिस्कस भी किया था। इसमें 450 के लक्ष्य में बाय करना है, कीपिंग स्टॉप लॉस 300 रुपीज। जी, तो 2 स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं लोकेश ने, आईडीबीआई बैंक और एचएफएल, जहां पर फ्रेश कर सकती हैं। और विजय का मानना है मदरसन सुमी और कैस्ट्रॉल, ये 2 टॉपिक हैं विजय की 2015 के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए दोनों जानकार बने हुए हैं, वापस लौटेंगे, कुछ और कॉलर से बातचीत करेंगे। आप देखते हैं मिनट के बाद, तो वहां भी करीब करीब 15 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। एक छोटे से दायरे में सुबह से भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स करीब 31 अंक ऊपर है, 12,440 का लेवल है। वहीं अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहां भी मामूली खरीदारी आज देखने को मिल रही है। करीब 18 अंकों पर स्मॉल कैप इंडेक्स है, 10,971 के। लेकिन आज के सत्र में जो बायस पॉजिटिव बना हुआ है उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स, आईटी टू एन एक्सटेंट जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात करेंगे एक बार फिर से उन मिड कैप स्टॉक्स की जो 2014 में हिट रहे हैं और क्या वो 2015 में भी फिट रहेंगे। हमारा खास सेगमेंट। चलिए अंचल मौजूद एक बार फिर से। अंचल, 8 स्टॉक्स ऑलरेडी आप बता चुके हैं जिन्होंने स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए हैं 2014 में, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो 2015 के लिए बिल्कुल फिट भी हैं। आप कौन से हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? दिवाली 2015 के आने से पहले हम 15 स्टॉक्स बताने वाले हैं। 8 बता चुके हैं, अब 7 की बारी है। सबसे पहला स्टॉक रहेगा एचएसआईएल का। एचएसआईएल एक और शेयर जिसने काफी अच्छा रिटर्न दिया बीते 1 साल में, करीबन 240% के शेयर पिछले साल से अब तक बढ़ चुका है। ये 2013 के अंत में 31 दिसंबर को ये शेयर करीबन 104 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। वहां से धीरे धीरे थ्रू आउट द बढ़ते बढ़ते शेयर 350 का हो गया है। वैसे एक शेयर है मोन्सेंटो का, काफी क्रिटिकल काम में है कंपनी का। ये जो नई सीड्स है, नए फॉर्मुलेशन सीड्स है वो बनाती है, इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, करीबन 240% का ये भी रिटर्न दे चुकी है। और अभी 1 दिन और बाकी है इस साल के अंदर, तो अगले 1 दिन में ये कुछ और रिटर्न बढ़ता हुआ दिख सकता है। वहीं दूसरा 226% का रिटर्न इस साल के दौरान दे चुकी कंपनी। बीच में थोड़ा सा प्रेशर रहा था, लेकिन फिर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद इसने सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर काफी अच्छा परफॉर्म किया। फिनोलेक्स केबल जो सोनाटा सॉफ्टवेयर 210-215 के करीब का दोनों कंपनियां रिटर्न दे चुकी हैं और दोनों में ही एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस शुरू हुआ है ये सेकेंड हाफ के दौरान, करीबन अगस्त से ये राइज शुरू हुआ है और दोनों ही शेयरों में अच्छी बढ़ा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर देखी गई है। आइशर मोटर्स काफी बेहतरीन शेयर है। पहले इस कंपनी का काफी दिक्कत थी, पिछले साल आपको भी ध्यान होगा काफी इश्यूज में पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर जैसे जैसे इन्होंने रॉयल एनफील्ड को रिवैम्प किया, अपने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को पूरी तरह से रिवैम्प किया, वो कहीं ना कहीं शेयर प्राइस में ट्रिकल होता हुआ दिख रहा है। जो शेयर 5,000 के आसपास ट्रेड करता रहा, आज की डेट में वही शेयर 15,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
और आखिरी शेयर रहेगा अडवांटा का। अडवांटा में करीबन 200% का रिटर्न आ चुका है बीते एक साल में, यानी अगर किसी ने 10,000 रुपए पहले लगाए थे इस साल के शुरू होने के समय 1 जनवरी को लगाए थे 10,000 रुपए, वो आज की डेट में कहीं ना कहीं उससे 30,000 रुपए होंगे। तो अडवांटा भी एक अच्छा शेयर है जिसने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिया है बीते एक साल में। जी शुक्रिया अंचल आपका। काफी सारे स्टॉक्स आपने फिर बताए, इनफैक्ट 7 स्टॉक्स का जिक्र किया है जिनकी परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है। लेकिन विजय मैं आपके पास आना चाहूंगी, पहले 2 स्टॉक्स पर कमेंट, मोंसेंटो और एडवांटा एक ही सेगमेंट से दोनों कंपनीज डील करती हैं और दोनों ने ही 200% 2014 में डिलीवर किए हैं। 2015 के लिए इन दोनों स्टॉक्स पर आपका आउटलुक क्या है? एक इन्वेस्टर के अप्रोच कर ले या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट का भी स्कोप है इन दोनों ही शेयरों में? देखिए एडवांटा और मोंसेंटो में मुझे मोंसेंटो ज़्यादा अच्छा लगता है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। एडवांटा नो डाउट दोनों सीड सेगमेंट में हैं और दोनों ने अच्छा काम किया है एग्री टेक्नोलॉजी में। और मोंसेंटो क्योंकि एक ग्लोबल फुटप्रिंट है उनका, टेक्नोलॉजी वाइज वो कहीं ज़्यादा सुपीरियर है एडवांटा से, तो मुझे लगता है मोंसेंटो वुड स्टिल बी अ बाय। और एडवांटा में अगर जिन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है वो आप प्रॉफिट शिफ्ट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि जब भी कोई अच्छी करेक्शन मिले वहाँ पे आप मोंसेंटो जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं पूरे का पूरा फूड और एग्री टेक्नोलॉजी और एग्री बुलिश हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले काफ़ी सालों तक ये बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग रहने वाले हैं, क्योंकि फूड प्राइसेस अगर आप ग्लोबली भी देखें तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं थमने का नाम नहीं है। तो फूड प्राइसेस में बढ़ोतरी है, ओवरऑल जो एग्रीएबल लैंड है वो कम होता जा रहा है, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की मांग है कि कम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा जो फसलें हों प्रोडक्टिव हों। सीड टेक्नोलॉजी एग्री टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। तो मोंसेंटो आई थिंक इज द मार्केट लीडर इन दिस ग्लोबल, और नो डाउट इट्स अ गुड बाय इन द लॉन्ग रन। आइए चलते हैं हमारी दूसरे कॉलर की तरफ। मनीष बने हुए हैं नोएडा से। मनीष आपका सवाल क्या है? हमारे साथ सविता है अगले कॉलर मुंबई से। सविता आपका सवाल क्या है? हाँ मेरे पास शेयर है 847 से, ये 2 साल रुकना है मुझे। हाँ हेलो, सन फार्मा कंपनी का बहुत ही फेमस नाम है। और विजय आपकी क्या राय रहेगी सन फार्मा पे? बहुत अच्छा स्टॉक है, और रिसेंट जो एक्विजिशन इन्होंने किया है रनबैक्सी का, उसके बाद और ज़्यादा स्ट्रांग होम ग्रोन ब्रांड है ये। जिस तरह से इन्होंने भी किए, जो टैरो इन्होंने कंपनी खरीदी उसमें भी अब अच्छे ग्रीन हो चुके हैं। मुझे लगता है इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत अच्छी है, इनकी डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस बहुत अच्छी हैं, एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा करते हैं। तो मेरे हिसाब से सन फार्मा इज अ डेफिनेट होल्ड, और इसको विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप होल्ड करके रख सकते हैं। मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस काउंटर पे, और फार्मा स्पेस में इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स अवेलेबल टुडे। होल्ड करने की सलाह सन फार्मा मानते हैं विजय। कॉलर हमारे साथ राजेश कुमार हैं। राजेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं पटना बिहार से बात कर रहा हूँ। सेंट्रल बैंक का खरीद रहे हैं सुबह में, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, 2 महीने 3 महीने के लिए। लॉन्ग टर्म या फिर 2 से 3 महीने? नजरिया क्लियर कीजिए। 2 से 3 महीने के लिए। और आपने परचेजिंग प्राइस क्या बताया सेंट्रल बैंक? 90 रुपए, 90 रुपीज। ठीक है लोकेश, 2 से 3 महीने का नजरिया है, 90 रुपए पर सेंट्रल बैंक इन्होंने खरीदा है, उन्हीं लेवल्स पर अभी ट्रेड भी कर रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए आपने सेंट्रल बैंक में इन्वेस्टमेंट की है, सेंट्रल बैंक ने इस महीने में अच्छा ब्रेकआउट दिया है, विच कैन कंटिन्यू टू द लेवल्स ऑफ 108 रुपीज। इसका टारगेट 108 का देखा जा सकता है। यू हैव टू कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 85 रुपीज। आप इसमें बने। चलते हैं अंचल के 2014 के हाईलाइटेड स्टॉक्स पर। स्टॉक उन्होंने बताया था, और बॉम्बे बर्मा। लोकेश, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस स्टॉक? ये 2015 में भी आउट परफॉर्मेंस रहेंगे? देखिए एचएसआईएल लिमिटेड के स्टॉक्स को स्टडी करते हैं। 88 के बाद इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया एंड टच्ड अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 424, एंड इन द करंट मार्केट सिनेरियो यू सीइंग द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 350 लेवल्स। नॉर्मली जब बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता है, मल्टी हाइस पे स्टॉक्स आते हैं, उसमें राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे स्टॉक 3 से 4 साल का कंसोलिडेशन फेज कैरी करता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है। इसी स्टार्ट में भी देखा जाएगा 3 से 4 साल के आसपास स्टॉक में साइडवेज कंसोलिडेशन हुई है, जहाँ पे इसने रेंज के अंदर ही ट्रेड किया, तो इसमें ब्रेकआउट आया। ये ब्रेकआउट फर्दर अपसाइड पे देखा जा सकता है, और इसमें 400 450 का लक्ष्य ऊपर की तरफ आ सकता है। तो फिलहाल अपनी पोजीशन अगर आपने बाय कर रखा है तो होल्ड कीजिए, और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 450 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं।
तो होल्ड कर सकते हैं और फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है। 450 तक के टारगेट के लिए HSIL तो मानते हैं लोकेश की HSIL में होल्ड किया जा सकता है, खरीदारी भी कर सकते हैं, यानी 100 रुपए का अपसाइड मौजूदा प्राइस पर से भी देखने को मिल सकता है। साथ लोकेश बॉम्बे वर्मा का भी जिक्र किया था मनोज ने भी, उस पर आपके कमेंट्स क्या है? देखिए बॉम्बे में बर्मा के चार्ट्स को भी स्टडी करते हैं तो हम ईयरली चार्ट्स को स्टडी करते हैं, वो सेम कहानी है यहाँ पे कि इसमें 3 से 4 साल के आसपास कंसोलिडेशन हुई है और 88 के लेवल्स के बाद इसने 545 का हाई लगा के ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ 369। जब भी कोई बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता है लंबी कंसोलिडेशन के बाद लॉन्ग कैंडल्स बनती है तो वो कैंडल्स और वो हाइज दोबारा रीटेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे 541 का जो इसका हाई था वो एक बार दोबारा रीटेस्ट हो सकता है। टारगेट्स ऑफ 545 इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो होल्ड करने की सलाह है बॉम्बे वर्मा भी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है 2014 में तो 2015 के लिए भी आप रखिए, जो जिस लोकेश ने कहा जो रिसेंट हाई रहे हैं 500 प्लस के, वो उनको रिटेस्ट करने की कोशिश करता है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी इनफैक्ट की जा सकती हैं। हालांकि आज कुछ दबाव देखने को मिल रहा है शेयर। थोड़ी सी देर के लिए वापस लौटेंगे, कुछ और कॉलर्स को शो में शामिल करेंगे। फिर से आपको बता देते हैं तरीका क्या है हमारे शो में शामिल होने का। मिड कैप हमारा कीवर्ड है, मिड कैप लिखकर सवाल आप लिखिए तो भेज दीजिए 57575 पर। इसमें आप फोन लाइन के जरिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180018035545, दूसरा नंबर है 012042582237। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए मिड कैप बाजार। Hot Stocks of the Day is brought to you by Rupa Torrido. पेश है रूपा टोरिडो प्रीमियम कैमल्स पूरे परिवार के लिए सर्दियों में ओनली टोरिडो। And which is currently trading at around 507. So should I hold it or should I just book the loss and get out of it? Alright. So Reliance Infra 50 shares उन्होंने लिए हुए हैं। लोकेश, what's your technical advice to this counter? Manoj, if you look at the Reliance Infra's chart right now, we see pressures there in the charts, and we see there is a head and shoulder breakdown on the monthly charts with a line from the levels of 656 and is currently trading at 507. As he has already bought it around 560 and he has a very short term view, I would say he can kindly exit the stock on a certain rise where the stock can jump back to 515 and 520 के levels आएंगे तो हम आप इसको आप एग्जिट कर सकते हैं। ओके, अगले कॉलर है हमारे साथ विजय अमोलकर। विजय, आपका सवाल क्या है? लिए थे 49 रुपीज में, 50 थे मेरे पास। और का नाम बताया आपने विजय? रिलायंस मीडिया ब्रॉडकास्ट 49 रुपीज मिलते थे और 27 मार्च से वो बंद ही है ट्रेड। तो रिलायंस मीडिया ब्रॉडकास्ट। So Reliance Media, opinion which you want to provide Reliance Media के ऊपर? Alright, so Vijay, is there any नहीं मालूम है कि ये रिलिस्टिंग होगी या इस कंपनी को किसी कंपनी में मर्ज करके दोबारा से लाया जाएगा, तो इस पे मेरे को फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। मगर लेटली इन्होंने काफी सारे और काफी मीडियाज में कोशिश करी है अपनी छाप बनाने की, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को कहीं ना कहीं मर्ज करके नए रूप से लाया जाएगा और उस समय देखा जाएगा। तो एज ऑफ नाउ आई डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द रिलिस्ट। जी चलिए, राय आपको दी जा चुकी है, उसी के हिसाब से रणनीति आप बना सकते हैं। फिलहाल इतने ही कॉलर्स शामिल करेंगे शो में। लोकेश, आपकी ओर से शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? I don't have any personal holdings nor have recommended any stock to any of the clients. जो recommendations दी हैं अभी दी हैं। जी विजय, आपका भी शुक्रिया। आपकी ओर से कुछ क्लोजिंग कमेंट्स या फिर डिस्क्लेमर? I would like to wish all the